नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा, बोली आदि से संबंधित सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, सही उत्तर लगा सकते हैं। इसके बाद मेरे द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। इसी तरह से हर एक प्रश्न को करते चलेंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। चेक कर पाएंगे आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, 15वीं सदी। 15वीं सदी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है, 15वीं सदी में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली क्षेत्र में आते हैं? लखनऊ और बाराबंकी किस बोली क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी में, वैशाली में, अवधी में, ब्रज में। अब आप जानिए, अवधी का क्षेत्र जो है फैजाबाद, अवध क्षेत्र है अवधी, तो लखनऊ भी अवधी के अंतर्गत ही आएगा। इस तरह से आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कन्नौजी, कन्नौज क्षेत्र से है। वैशाली अवधी का शुद्ध रूप है अवधी, और ब्रज जो है मथुरा क्षेत्र है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। लखनऊ और बाराबंकी की बात की जाए तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, अवधी क्षेत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, अक्षरिक है। तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो आप सभी देख रहे हैं, ध्वनि तो होती है, वर्ण भी होते हैं, चित्र भी इसमें नहीं होते हैं, वर्ण भी इसमें नहीं होते हैं, ध्वनि भी नहीं होती है। यह अक्षरों से लिखी जाती है लिपि, अक्षरिक होती है, शुद्ध रूप से अक्षरिक लिपि है। इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? खड़ी बोली की बात की जा रही है, किस उपभाषा वर्ग की बोली है खड़ी बोली? तो आप यहाँ ध्यान देंगे, खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली एक बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली जिसे कौरवी नाम से जानते हैं, कौरवी आप हमेशा याद रखेंगे। कौरवी अगर कभी आता है तो यह खड़ी बोली का ही रूप है, ये पश्चिमी हिंदी में आता है, कौरवी। इसी तरह से बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज, ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ आपका सही विकल्प बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेख से, सिंधु घाटी सभ्यता से, जयभट्ट का शिलालेख से, सारनाथ से। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सर्वप्रथम प्राप्त होती है जो जयभट्ट का शिलालेख, जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होती है। देवनागरी सर्वप्रथम जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होती है, जयभट्ट के शिलालेख से। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है,
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक हैं। अब यहाँ पुस्तक पूछी गई है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? भोलानाथ तिवारी जी हैं, देवेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उदय नारायण तिवारी जी हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इस 4 विकल्प में आपका डी विकल्प सही है। डी विकल्प आपका सही है। उदय नारायण तिवारी जी हैं हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक उदय नारायण तिवारी जी हैं। आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मोई तो अको तुम आओ सर्वनाम किस बोली में प्रयुक्त होते हैं? अब यहाँ ये सर्वनाम दिए गए हैं, पूछा गया है किस बोली में प्रयुक्त होते हैं? ब्रजभाषा में, कन्नौजी में, गुजराती में, बुंदेली में। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा डी, ये सभी बुंदेली में प्रयुक्त होते हैं, बुंदेली में बोले जाते हैं सर्वनाम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर सिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी? देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर के ऊपर सिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी? दयानंद सरस्वती ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि सुधार समिति ने, देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। आपका यह डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी, नंदी नागरी, दक्षिण नागरी, पर्वत नागरी। इस तरह से यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा नंदी नागरी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदी नागरी। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जाटू किस बोली का उपनाम है? अब जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का, राजस्थानी बोली का, गढ़वाली बोली का, बांगरू का। अब जाटू जो नाम है किस बोली का है? तो आप बांगरू का नाम बताएंगे। सही विकल्प है आपका डी, बांगरू। जाटू जो है बांगरू का नाम है। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की। बांगरू बुंदेली कन्नौजी, बांगरू बुंदेली कन्नौजी। और ब्रजभाषा खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, आचार्य द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरा नाम है, श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक। प्रश्न 11, जल्दी बताएं, जल्दी उत्तर बताएं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, श्याम सुंदर दास। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं, श्याम सुंदर दास ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। यहाँ आपका 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में आप देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है। अब यहाँ पहला विकल्प जो दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिखा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई?
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही विकल्प आप लगाइए जल्दी से, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अपना मिलान करते रहेंगे उत्तर का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई 1962 में, 1960 में, 1961 में, 1963 में। यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा 1960 में, बी विकल्प सही हो जाएगा 1960 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, ढूढ़ाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर, जयपुर सवाई माधोपुर, जोधपुर बीकानेर। अब कोटा बूंदी जो है, ढूढ़ाड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? ढूढ़ाड़ी, तो सही विकल्प आपका क्या होगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। सही विकल्प आपका हो जाएगा जयपुर सवाई माधोपुर। आपका सही विकल्प हो जाएगा जयपुर सवाई माधोपुर, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब यहाँ हाड़ौती जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपका सही विकल्प हाड़ौती के लिए हो जाएगा कोटा बूंदी। कोटा और बूंदी क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुंदेली किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अभी इससे पहले भी यह बात बताई गई है, जल्दी से अपना सही उत्तर लगाएंगे, कमेंट करके बताएंगे तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा डी पश्चिमी हिंदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुरानी हिंदी का प्राकृताभास नामकरण किस विद्वान ने किया? पुरानी हिंदी कह सकते हैं, अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी को प्राकृताभास किसने नाम दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भोलाराम व्यास ने, राहुल सांकृत्यायन ने। यहाँ पर जो सही विकल्प आपका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से, प्राकृताभास नाम से पुकारा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम खड़ी बोली को किस विदेशी विद्वान ने दिया? तो किस विदेशी विद्वान ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया है? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा ग्रियर्सन ने। विदेशी विद्वान कौन है इसमें? ग्रियर्सन। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है। नागरी लिपि के उद्धारकर्ता हैं पंडित गौरीदत्त, सुनीत कुमार चटर्जी, काका कालेलकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर नागरी लिपि के उद्धारकर्ता जो हैं काका कालेलकर जी हैं। काका कालेलकर अध्यक्ष रहे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को अप्रमाणित कहकर रोमन लिपि को किस भारतीय ने प्राथमिकता दी? किस भारतीय ने प्राथमिकता दी? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक कहकर रोमन लिपि को प्राथमिकता दी। सुनीत कुमार चटर्जी जी, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, बघेलखंडी किस भाषा की बोली मानी जाती है? जल्दी उत्तर बताएं। 4 विकल्प दिए गए हैं। बिहारी के, पहाड़ी के, भोजपुरी के, पूर्वी। बघेलखंडी, तो यहाँ पर जल्दी से बताएं। यहाँ पूर्वी हिंदी आपका विकल्प सही हो रहा है, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रायबरेली में कौन सी बोली का प्रचलन है? अब रायबरेली की बात की जा रही, रायबरेली में कौन सी बोली का प्रचलन है? ब्रज का, अवधी का, मराठी का, बांगरू का। तो रायबरेली में अवधी का प्रचलन है, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अवधी का प्रचलन है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरठ सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? मेरठ और सहारनपुर, मेरठ और सहारनपुर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ और सहारनपुर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं?
खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवधि जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आपको सही विकल्प देना है, जल्दी से बताएं। तो सही विकल्प आपका सी हो रहा है, सी। सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से मेवाती बोली का क्षेत्र है जैसलमेर, जोधपुर, बारा, झालावाड़, अलवर भरतपुर हरियाणा, जयपुर सवाई माधोपुर। मेवाती का क्षेत्र, तो मेवाती जो बोली जाती है अलवर भरतपुर हरियाणा में बोली जाती है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैसवाड़ी नाम से जानी जाती है बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, अवधी। बैसवाड़ी नाम से जो जानी जाती है बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और अवधी। तो अवधी को बैसवाड़ी नाम दिया गया, शुद्ध अवधी। अवधी को बैसवाड़ी नाम दिया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बांगरू, मराठी। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां, 22 बोलियां, 25 बोलियां, 15 बोलियां। हिंदी भाषा 5 उपभाषाओं में विभाषा क्षेत्रों में बांटी गई है, जिसमें 18 बोलियां, जिसमें कितनी बोलियां? सही विकल्प आपका होगा 18 बोलियां होती हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, 8वीं अनुसूची। आज के इस वीडियो में आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आपके सिलेबस से संबंधित अनेक वीडियो मिलेंगे, वहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। आप बिल्कुल आसान भाषा में उनको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।